In a healthcare setup, when all of us are busy in completing our daily course for the benefit of the patient, someone is entering in the setting with a hope of getting cure. Someone is waiting for their turn to be examined. Someone is waiting outside the operation theatre to be informed about the success of the surgery. Someone is waiting for a donor for more than an year. A newborn is struggling to thrive since the very first day in the outside world. A young girl is regretting a terrible accident. Someone is struggling to breathe. A child is missing her hair, which are lost due to chemotherapy. We, being nurses playing a major role in care of patients, can provide a helping hand to someone in need, a touch that can heal, ear that can listen to their pain, eyes which see their pain, and a hand which can provide support when they are breaking. And for this, all we need is empathy. नमस्कार, वेलकम टू दिस ट्रेनिंग सेशन। मैं हूं रश्मि रावत और यह ट्रेनिंग आप सभी को एम्पैथी और एम्पैथिक कम्युनिकेशन के विषय में जानकारी देने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। एम्पैथी क्या है, यह हमारे प्रोफेशन में क्यों ज़रूरी है और आप सब कैसे अपने एम्पैथिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद करने के लिए कहूँगी जब आप या आपका अपना कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो और आपको केयर करने वाली नर्स बहुत एम्पैथेटिक थी। उसके बिहेवियर में ऐसा क्या था जिससे वो आपको एम्पैथेटिक लगी और उसकी केयर में आपको कैसा महसूस हुआ। मैं आपको फिर से अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद करने के लिए कहूँगी जब आप या आपका अपना कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो और आपको केयर करने वाली नर्स बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं थी। उसके बिहेवियर में ऐसा क्या था जिससे वो आपको बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं लगी और उनकी केयर में आपको कैसा महसूस हुआ। तो चलिए देखते हैं एम्पैथी क्या है। Empathy is a way of putting oneself in someone's shoes. मतलब अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को सही तरीके से पहचान कर उनको बताने का एक तरीका है। अगर मैं हेल्थ केयर सेटअप की बात करूं तो अपने पेशेंट की सिचुएशन, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करके उस अंडरस्टैंडिंग को पेशेंट को वापस कम्युनिकेट करने को एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी हमें पेशेंट्स के या किसी भी व्यक्ति के इमोशंस को समझने में सक्षम बनाती है। एंड एम्पैथी हैज़ दीज 4 क्वालिटीज़। फर्स्ट वन इज़ पर्सपेक्टिव टेकिंग, मतलब आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर उनके दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हो। सेकेंड वन इज़ नॉन जजमेंटल अप्रोच। थर्ड इज़ रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इमोशंस एंड फोर्थ वन इज़ फीलिंग द वे दे फील। तो चलिए देखते हैं एम्पैथी नर्सिंग में कैसे इम्पॉर्टेंट है। जनरली ये देखा गया है कि जब भी हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो उन्हें तकलीफ़ में देखकर हमें बुरा फील होता है और वो बुरी फीलिंग हमें उन्हें हेल्प करने के लिए प्रेरित करती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी इस बात पर जोर दिया है कि नर्सेज अपने आप को दूसरों की दुनिया में इमेजिन करती हैं। अगर नर्सेज अपनी डेली प्रैक्टिस में पेशेंट की सिचुएशन पेशेंट और उसके रिश्तेदारों से शेयर करती है तो उसे एम्पैथिक माना जाता है। एम्पैथी पेशेंट की कंप्लीट केयर में एक वाइटल रोल प्ले करती है। एम्पैथी पर हुई रिसर्च ये बताती हैं कि अगर एक पेशेंट की केयर एक एम्पैथेटिक व्यक्ति करता है तो उसका पेशेंट पर थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है। ग्लोबल कंसल्टेंट मैकिन्सी द्वारा किए गए एक कंज्यूमर हेल्थ सर्वे में एम्पैथी को पेशेंट सैटिस्फैक्शन का प्रमुख चालक पाया गया है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने कम्युनिकेशन को एम्पैथेटिक बनाएं ताकि हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लायंस और सैटिस्फैक्शन इम्प्रूव हो सके।
एम्पैथी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क बताना चाहूँगी। अक्सर हम लोग सिंपैथी और एम्पैथी को एक जैसा समझते हैं, लेकिन सिंपैथी एम्पैथी से अलग है। देखें किस प्रकार सिंपैथी एम्पैथी से अलग है। हम जब किसी को सिंपैथी शो करते हैं तो हम उनके लिए केयर और कंसर्न शो करते हैं बाय फीलिंग पिटी और सॉरी फॉर देयर लॉस। लेकिन एम्पैथी अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर उनके इमोशंस को शेयर करना है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसकी मैस्टेक्टमी होने वाली है, वो पेशेंट को सिंपैथी शो करती है अगर वो कहती है बहुत दुख की बात है, आप अपने शरीर का एक अंग होने जा रही हैं। वो एम्पैथी दिखाती है अगर वो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि यह सब आपके लिए कितना मुश्किल है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स को इस सिचुएशन से जूझते हुए देखा है और यह बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। तो आइए अब इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है आप सब अपने एम्पैथी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी एम्पैथी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन 7 स्किल्स को यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सेकेंड वन इज़ using non-judgmental approach, third is acknowledge, fourth is validate, fifth is use of empathetic language, sixth one is understand and express the differences in individuals, and the last one, that is 7th one, is avoid labels. तो चलिए पहले स्किल की बात करते हैं जो है एम्पैथेटिक लिसनिंग। फ्रेंड्स, एम्पैथेटिक लिसनर बनने के लिए जो पहली और सबसे ज़रूरी बात है हमारी बॉडी लैंग्वेज, और हमारी बॉडी लैंग्वेज में हमें इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेंटेन योर बॉडी पोस्चर ओपन, दैट इज़ यू हैव टू मेंटेन एन ओपन पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, लीन टूवर्ड्स द पेशेंट, nod your head while listening or conversing with the patient, maintain a professional space, use touch appropriately, offer general lead like yes, I see, go on, don't look at the watch or other devices in between, be attentively silent। कभी कभी पेशेंट को आपसे कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं चाहिए होता अपनी प्रॉब्लम का। पेशेंट को ये चाहिए कि उनके साथ कोई बैठकर थोड़ी सी देर उन्हें सुन ले। पेशेंट के साथ एक कनेक्शन स्टेब्लिश करिए। एम्पैथेटिक लिसनिंग हम उन पेशेंट के साथ ट्राई कर सकते हैं जिनको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुई हो और हम सबको ये समझ में नहीं आता कि हम उस समय कैसे रिएक्ट करें। आप उस समय साइलेंटली पेशेंट के साथ बैठकर सिर्फ पेशेंट को सुन सकते हैं। पेशेंट के द्वारा दिए गए संकेतों को सुनने की कोशिश करें ताकि पेशेंट यह समझ सके कि आप उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं। इसे मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगी। एक पेशेंट आपसे कहता है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है जिसकी वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूँ और मेरे बॉस के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इसके उत्तर में पेशेंट से उसके पेन को 0 से 10 के बीच में रेट करने के लिए कहते हैं। ये कोई एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है। आप बजाय इसके पेशेंट से कह सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि दर्द की वजह से आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है और यह आपको काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप पेशेंट से सीधा पेन असेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो पेशेंट को यही लगेगा कि आप सिर्फ अपना काम ख़त्म करने में इंटरेस्टेड हैं और आप पेशेंट की बातों में ज़्यादा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। पेशेंट्स के जेस्चर्स के पीछे छिपे जो इमोशंस हैं उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट उसकी हेल्थ के बारे में पूछने पर आपको बिना नज़रें मिलाए जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है। इससे आप पेशेंट को उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं और पेशेंट को ये फील होता है कि उन्हें सुनने वाला कोई है। लिसन फॉर हिडन नीड्स एंड वैल्यूज़।
पेशेंट के इमोशंस के पीछे छिपी जो एक्चुअल नीड्स हैं, जो एक्चुअल ज़रूरतें हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें। अगर आप किसी पेशेंट को एम्पैथी के साथ सुनते हैं तो आपको उनके इमोशंस के पीछे छिपी जो एक्चुअल ज़रूरतें हैं उनको जानने में हेल्प मिलती है। इसे मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगी। आप एक पेशेंट के पास जाके उनकी मेडिकेशन में देरी होने के लिए उन्हें सॉरी बोलते हो, बट पेशेंट आपकी माफ़ी की तरफ ध्यान नहीं देती है और बड़े ही अधूरे मन से आपको रिप्लाई करती है। तो आप पेशेंट के बिहेवियर में डिस्कम्फर्ट फील करते हुए पेशेंट से पूछते हो, आप मुझसे नाराज़ लग रही हैं। तो पेशेंट गुस्से में जवाब देती है, हाँ, मेरे लिए एडमिट रहना बहुत मुश्किल है। मेरा बेटा अकेला ही मेरी देखभाल करने के लिए है और वो मेरी बीमारी की वजह से काम पर भी नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में आप अपनी कामनेस को मेंटेन करते हुए कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आपके बेटे और आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझ सकती हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट रहना कितना मुश्किल है जब घर पर देखने वाला कोई ना हो। जब भी आप पेशेंट को सुन रहे होते हो तब पेशेंट के वे ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस ना करके उनके उस बिहेवियर के पीछे छिपी जो नीड्स हैं उन पर फोकस करने की कोशिश करें। कभी कभी आपने देखा होगा अपनी डेली प्रैक्टिस में पेशेंट बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, बड़े इरिटेट होते हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालते हैं, आप पर गुस्सा करते हैं। उस सिचुएशन में हमें उन पर गुस्सा करना नहीं होता है, हमें उनकी सिचुएशंस को समझना होता है। जब भी आप किसी पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो उसकी बात पूरी हुए बिना उसको बीच में इंटरप्ट ना करें। तो यह था कि हम एक एम्पैथेटिक लिसनर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं और नेक्स्ट स्किल है यूजिंग नॉन जजमेंटल अप्रोच। हमारी आदत होती है कि हम दूसरों को उनके बिहेवियर के आधार पर जज करते हैं और अगर हम अपने पेशेंट्स को उनके बिहेवियर के अनुसार जज करने लगे तो हम कभी भी उनके साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं एक पेशेंट जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg/dl है, वो आपसे कहते हैं कि वो पिछले 1 वीक से इंसुलिन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप जजमेंटल हो रहे हैं अगर आप उनसे ये कहते हैं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप पेशेंट को यह कह सकती हैं, क्या आपको कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप इंसुलिन टाइम पर नहीं ले पा रहे हैं? क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? इससे पेशेंट को यह लगेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप जजमेंटल रिप्लाई करेंगे तो पेशेंट को यह इंडिकेशन मिलेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। तो चलिए अब हम अगली स्किल को डिस्कस करते हैं और अगली स्किल है टू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करने का मतलब है पेशेंट के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। आप पेशेंट के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अपने ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर रहे हैं। आपके लिए अपनी जॉब के साथ साथ अपनी मदर की देखभाल करना बहुत मुश्किल था। तो यह था एक्नॉलेज करना, हम किस तरह पेशेंट के एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने अभी तक जितनी भी स्किल्स की हैं मैं एक बार उनको फिर से रिवाइज करना चाहूँगी। और अभी तक हमने 3 स्किल्स की बात की हैं और वो ये हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, सेकंड इज़ यूजिंग नॉन जजमेंटल अप्रोच एंड द थर्ड वन विच वी डिस्कस्ड वाज टू एक्नॉलेज। अब हम अगली स्किल की बात करते हैं और अगली स्किल है इज़ टू वैलिडेट। वैलिडेट करने का मतलब है पेशेंट के इमोशंस को मान्य करना और उन्हें यह दर्शाना कि आप उन्हें सुन रहे हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक पेशेंट जिसकी मैस्टेक्टमी सर्जरी प्लान्ड है और वो बहुत एंग्शियस हो रही है सर्जरी को लेकर। आप पेशेंट के इमोशंस को इनवैलिडेट करते हैं अगर आप पेशेंट से कहते हैं, अरे यह तो एक छोटा सा प्रोसीजर है, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। आप पेशेंट से कह सकती हैं, आने वाली सर्जरी को लेकर आपका परेशान होना बिल्कुल ही नॉर्मल है
और फिर सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि आप पेशेंट की एंग्जाइटी को कुछ कम कर सकें। तो चलिए अब मैं आपके लिए अगली स्किल को डिस्कस करती हूँ और अगली स्किल है यूज़ ऑफ एम्पैथेटिक लैंग्वेज। हमें इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना है जिससे पेशेंट को यह महसूस हो कि आप सही मायने में उनकी केयर करने में इंटरेस्टेड हो। आप एम्पैथेटिक लैंग्वेज इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि यह आपके लिए कितना पेनफुल है। मुझे यकीन है कि अगर मैं आपकी स्थिति में होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता। पेशेंट के शब्दों को पैराफ्रेज करिए, मतलब पेशेंट ने जो कहा है उसे अपने शब्दों में कहकर पेशेंट को बताएं ताकि पेशेंट ये समझ पाए कि आप उनको सही मायने में सुन रहे हैं। मैं इसे इस एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। एक पेशेंट आपसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रही हैं, मैं रात को सो नहीं पाया और मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। आप पेशेंट के शब्दों को पैराफ्रेज करते हुए कहते हैं आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आप रात को नींद न आने के कारण थकान महसूस कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर यह भी मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी आप पेशेंट से बात करते हैं तो अपनी बोलने की स्पीड को इस तरह से मेंटेन करिए कि पेशेंट को आपको समझने में दिक्कत ना हो, पेशेंट आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो यह था कि किस तरह हम एम्पैथेटिक लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगली स्किल की बात करते हैं और अगली स्किल है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस द डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स। हर एक व्यक्ति की अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी होती है। आपने कई बार अपनी डेली प्रैक्टिस में यह देखा होगा कि एक ही डायग्नोसिस के दो पेशेंट्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक बहुत ही एंग्शियस होता है, आपकी केयर के लिए बहुत ही डिमांडिंग होता है, जबकि दूसरा बहुत कैजुअल होता है और आपके द्वारा किए गए उनकी थोड़ी सी हेल्प के लिए भी बहुत आभारी होता है। तो एम्पैथिक कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सेल होने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। दोस्तों, अब हम अपनी आखिरी स्किल पर पहुंच गए हैं और आखिरी स्किल है अवॉइड लेबल्स। अक्सर हम लोगों की ऐसी आदत होती है कि हम दूसरों के बिहेवियर के अनुसार उन्हें लेबल्स यानी कि नामकरण करते हैं। हम लोगों को डिफरेंट तरीके के लेबल्स देते हैं जैसे कि इनसेन, इरिटेटिंग, एडिक्ट, क्रेजी, ट्रबल मेकर, वियर्ड, क्रिमिनल। एक व्यक्ति को अगर हम लेबल करते हैं तो उससे हम उनके साथ अपने बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। यदि हम अपने पेशेंट्स को उनके बिहेवियर के अनुसार लेबल करने लगे तो उससे हमारा एटीट्यूड उनके प्रति बदल जाएगा और हम उनकी केयर करने में एम्पैथी नहीं शो कर पाएंगे। और अब मैं एक बहुत ही निगलेक्टेड पहलू पर रोशनी डालना चाहूँगी जो है कम्युनिकेशन विद एन अनकॉन्शियस पेशेंट। फ्रेंड्स, हम जब भी ये देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम पेशेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं समझते, लेकिन रिसर्चर्स ने यह बताया है कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट का ब्रेन कम्युनिकेशन करने पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। That is why it is very important to communicate with an unconscious patient as a sign of respect and dignity. दोस्तों, तो यह थी हमारी 7 स्किल्स जिनको हम यूज़ करके अपनी एम्पैथिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब हम इनमें से कुछ स्किल्स को रोल प्लेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी नहीं आ रहा है सुबह से यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ? बार बार बेल क्यों बजा रहे हो? मैडम, आधे घंटे से बेल बजा रही हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है मुझे देखने के अरे लिए। भाई, आप ही एक पेशेंट थोड़ी हो, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। क्या हो गया? मैडम, बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक बार भी। हाँ, तो दी तो है तुम्हें दवाई, 15 मिनट पहले दवाई मिली है, इतनी जल्दी दूसरी दवाई पहले दी थी मैम। अरे भाई, अभी दर्द तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा ना, और मेरा पहली बार ऑपरेशन हुआ है मैम, कोई नहीं है हाँ, मेरे तो साथ। पहली बार ऑपरेशन हुआ है, कई पेशेंट आते हैं जिनका पहली बार ऑपरेशन होता है, आप पहले पेशेंट थोड़ी हो।
मैडम प्लीज कुछ करो, अगर आपसे कुछ होता है तो। मेरे को नहीं पता, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी बहुत। आपको कोई दवाई नहीं मिल सकती क्योंकि अभी मैंने दवाई दी है, साइड इफेक्ट हो जाएगा अगर मैंने दोबारा दवाई दी वो तो। मुझे कुछ नहीं पता मैम, सुबह से डॉक्टर भी नहीं आए हैं यहाँ पर मुझे अरे तो देखने डॉक्टर के भी लिए। कहीं बिजी है ना, वो थोड़ी यहाँ खड़े रहेंगे हमेशा। ठीक है, आपको देखने के लिए अगर वो राउंड पे आते हैं, कोई नई दवाई लिखते हैं तो मैं दे दूंगी। ठीक है, परेशान please, मत करिए आप, शोर मचा दिया आपने। मैडम दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना सा दर्द सहन नहीं कर सकते। अरे मैडम कहाँ एडमिट करा दिया है मुझे? दर्द हो रहा है यार, कोई नहीं आ रहा सुबह से। हाँ सीता जी, ये क्या हो गया? मैडम आधे घंटे से बुला रही हूँ, कब से बेल बजा के, कोई नहीं आ रहा है मुझे देखने के लिए। माफ करना, मैं एक क्रिटिकल पेशेंट के साथ बिजी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। बताइए क्या हो गया? मैडम मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरी पहली बार सर्जरी हुई है यार, कोई भी नहीं है मेरे साथ। अच्छा, आपकी पहली बार सर्जरी हुई है? पहली बार सर्जरी हुई है ना, इसलिए आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है। कभी कभी जब हम पहली बार कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें दर्द ज़्यादा महसूस होता है। मैडम मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अब। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर आप अपने दर्द को 10 में से मार्क्स देना चाहेंगे, नंबर देना चाहेंगे, तो कितना नंबर देंगे? अरे 12 दर्द हो रहा है मुझे। ओके, माफ मुझे करना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माफ करना कि मैं पहले नहीं आ पाई। मैं आपके चार्ट देखकर बताती हूँ कि आपकी कौन सी दवाई अभी है। सीता जी, आपको तो 15-20 मिनट पहले एक इंजेक्शन लगा है दर्द का, अब इतनी जल्दी मैं दूसरी दवाई नहीं मैडम दे सकती इंजेक्शन हूँ। लगा है लेकिन मेरा दर्द तो ठीक नहीं हुआ ना। अच्छा ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, मैं आपके साथ बैठती हूँ और मैं आपको थोड़े से कुछ तरीके बताती हूँ जिससे आपका दर्द, आपको रिलैक्स करने में मदद मिलेगी। ठीक है, मैडम मेरा बस दर्द तो ठीक करिए आप कैसे भी। आप मुझे देखिए, यहाँ आप अपने ऑपरेशन की जगह पे हाथ रखकर और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। हाँ, एक और बार। अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा कम है मैम। अच्छा ठीक है, अगर आपका दर्द और अभी ठीक नहीं होता है तो मैं आपके डॉक्टर से बात करती हूँ, वो आपके कोई और इंजेक्शन लिख देंगे तो मैं वो आपको दे दूंगी। ठीक है, अभी आप आराम करिए और ये एक्सरसाइज आप करते रहिए। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करिए, इसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी दर्द को कम करने में। ठीक है, ठीक हो जाएगा मैम। हाँ हाँ, जरूर जरूर, आप अभी आराम करिए। ठीक है, मैं फिर आती हूँ, कुछ और दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। मैडम जी ये मैडम जी ये भर्ती के लिए भेजा था। एक मिनट रुको। अरे कहाँ चली गई मैडम? बस बस भाभी, कोई नहीं शांत रहो। कहाँ चली गई आप मैडम? रुको भाभी, मैं देख के आती हूँ, आप यहाँ बैठो। अरे यार, सबके पेशेंट नहीं देखूं क्या यहाँ पे? पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। बैठो भाभी बैठो। मैडम जी क्या कर रहे हो? मैडम जी ये भर्ती के लिए भेजा था नीचे से, बहुत तकलीफ हो रही है इनको, देखिए। यार, अब एक और एडमिशन। ठीक है, तुम वहाँ लेटाओ उनको, जाके वहाँ लेटाओ। कहाँ मैडम जी? वहाँ उस बेड पर। आओ आओ भाभी, चलो इधर ही बैठ जाते हैं। यहाँ बैठो। अरे हुआ नहीं अभी तक क्या? मैडम कर रहे हैं मैडम जी। ठीक है, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। ओ चलो बैठो बैठो बैठो, बेड पर बैठो। नीचे बताया ही होगा कि तुम्हें दवाई लगानी है। ठीक है, एक सुई लगा रही हूँ मैं। चलो चलो, ठीक से बैठ जाओ जरा।
दिखाओ, हाथ दिखाओ। अरे भाई, ये चूड़ियां क्यों इतनी पहन के आ जाते हो आप हॉस्पिटल में? अब यहाँ सुई लगेगी, सूजन आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलोगे कि हॉस्पिटल में इलाज ठीक से नहीं होता। उतारो इनको। दिखाओ, इनको तो तोड़ना ही पड़ेगा। मैडम जी मैंने कल ही पहनी। तो फिर उतारो। नहीं निकल रही हैं? ठीक है, जब निकल जाए तो बुला लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पे वेस्ट करती रहूं। और कितने पेशेंट है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है? जब उतर जाए तो बुला लेना। आओ अभी आओ। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी नमस्ते। मैडम, ये एडमिशन के लिए भेजा था, इनको बहुत तकलीफ हो रही थी। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? इनको घबराहट हो रही है बहुत। ओके, मैं इनका बीपी वगैरह चेक कर देती हूँ। आ जाइए, उस बेड पे ले जाते हैं इनको। आप आराम से पैर ऊपर करके लेट जाइए। ठीक है, मैं बीपी अपरेटस लेकर आती हूँ। बस भाभी बस, घबराओ मत, सब ठीक है। लेट जाइए, लेट जाइए। आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। जी, बीपी तो इनका ठीक आ रहा है। मैडम जी बहुत मैं घबराहट आपकी हो रही फाइल है देखती हूँ, अभी बताती हूँ। भाभी घबराओ मत, बैठोगे? बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा, इनकी ना नीचे से एक दवाई लिख कर आई है, अभी मैं वो दवाई चढ़ा देती हूँ, उसके बाद इनको थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, आप लेट जाइए, तब तक मैं सामान लेकर आती हूँ। बस बस घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं चढ़ा देती हूँ, आप प्लीज़ बाहर चले जाइए थोड़ी देर। ठीक है मैडम जी। ठीक है, मैं हूँ इनके साथ। ठीक है। है गंगा जी, आपको ना एक दवाई चढ़नी है, जिसके लिए मुझे एक सुई लगानी पड़ेगी। उसके लिए आपके हाथ पे एक सुई लगेगी और फिर दवाई चढ़ेगी। ठीक है। अब आपने ये चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये उतारनी पड़ेंगी। तो मैं ट्राई करती हूँ। मैडम जी मैंने कल ही पहनी है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने कल ही पहनी है, मैं समझ सकती हूँ। आप ना इसको अभी उतार दो, जब जाओगे तो दोबारा पहन लेना। ठीक है, ट्राई करो। जी मैडम जी मुझसे नहीं निकल रही है। ओहो, मेरे साथ वालों को बुला दो। अच्छा ठीक है। कौन है वो आपके साथ, नाम क्या है उनका? जी ज्योति था। ज्योति, ठीक है, कोई नहीं, अभी आप आराम करो, मैं बुलाती हूँ। ज्योति जी। हाँ जी मैडम जी। एक्चुअली इन्होंने ना अपने हाथों पे चूड़ियाँ पहनी हुई हैं इतनी सारी। ठीक है, अगर ये चूड़ियाँ हाथ पे रही और मैंने सुई लगा दी तो बाद में सूजन हो सकती है, उससे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप ना वहाँ हमारा वॉशरूम है, इनको जाके ले जाइए, वहाँ पे साबुन रखा है, अच्छे से साबुन से ये चूड़ियाँ निकल जाएंगी आराम से। फिर मैं दवाई लगाती हूँ। जी मैडम। ठीक है, फिर मुझे बुला लीजिएगा। जी मैडम। कोई दिक्कत हुई तो बता दीजिएगा। ठीक है मैडम। आ जाइए। उधर कुछ आओ भाभी उतार लेते हैं, चलो। अरे, मैं अपने ऑफ की पहले बात कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ बोलो। मैम, मुझे ना अपने ऑफ की बात करनी थी। आप रोस्टर बना रहे हो ना, ये 15, 16, 17 का ऑफ मुझे चाहिए था। तुम्हारा हर बार का यही नाटक है, बार बार ऑफ एडजस्ट कराने आ जाती हो। मैम, मुझे बहुत ज़रूरत नहीं, है मेरे इस पास बार। कोई और पिछली काम बार नहीं है। मुझे ही ऑफ नहीं मिला था।
नहीं, मेरे पास कोई और काम तो है नहीं, तुम बार बार आओगे, मैं तुम्हारे ऑफ एडजस्ट करती रहूँ। अभी 3-4 लोग और आके गए थे कि मैम एडजस्ट कर लो। हाँ तो मेरा भी कर दीजिए ना, जब आप नहीं, बाकी नहीं लोगों यार, का तुम कर लोग रही हैं यहीं तो। आके बैठ जाओ, यहीं बैठो, तुम यहीं आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए पेशेंट के बीपी टेम्परेचर ले लेती हूँ। मेरे पास तो और कोई काम है नहीं। बस मैम तुम्हारे मुझे off बहुत adjust करते जरूरत है ऑफ की, मुझे ही हर बार ऑफ नहीं देती अरे आप। यार तुम यहीं आके बैठो, ये लो तुम्हारा ये ड्यूटी रोस्टर, ये लो पेन, अपने आप एडजस्ट कर लो। ये तो बहुत मेरे गलत पास बात और है भी बहुत मैडम, सारे ये तो काम बहुत हैं। गलत बात है। मैं नहीं, क्या इमरजेंसी गलत लीव ले बात है? लूंगी। अरे जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कंप्लेन जो कर दूंगी करो आपकी। करो, मुझे अपना काम करने दो, जाओ। अरे यार हमेशा का यही नाटक है, ऑफ ऑफ ही करते रहो यहाँ पे। अरे मैं अपने ऑफ की बात कर लेती हूँ पहले। एक्सक्यूज मी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रश्मि, हाउ आर यू? फाइन मैम, हाउ आर प्लीज यू? हैव अ सीट रश्मि। थैंक यू मैम। और बताओ रश्मि। मैम मुझे ना एक्चुअली ऑफ की बात करनी थी। मुझे 3 डेज का ऑफ चाहिए, 15, 16, 17। आप रोस्टर बना रहे थे ना, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ना अभी 3 और आए थे हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर, उनको भी 3 दिन की चाहिए थी ऑफ, ये सेम डेज का उनका भी है प्रॉब्लम। एक्चुअली मैम मुझे ना बड़ा अर्जेंट था, माय मदर इज़ नॉट वेल। क्या हुआ उन्हें? एक्चुअली वो ना स्लिप हो गई, तो उनको फ्रैक्चर हो गया। वैसे अभी ठीक है, मेरे फादर देख रहे हैं उनको, लेकिन वो मेरे फादर इन 3 दिन बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जाके उनकी देखभाल कर लूँगी। तो अगर मुझे लेट मी सी, देखते हैं कोई एडजस्ट कर देते हैं हम लोग। ये जेन्युइन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको घर पे भी एक बार देखना चाहिए। लेट मी एडजस्ट विद द ड्यूटी। आप एक काम करना, एक बार आप इवनिंग में आ जाना और एक बार ड्यूटी रोस्ट अपना देख लेना। ओके, टेक केयर ऑफ योर मदर। थैंक यू मैम। अगर किसी और की ड्यूटी मुझे करनी होगी ना इन 3 दिन, तो मैं ज़रूर कर जो लूँगी। भी एक बार एडजस्ट करके मैं आपको विल लेट। थैंक यू मैम। और अंत में मैं इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि एम्पैथी हमारी बातों को प्रभावशाली और दूसरों को हमारी बातों के लिए रिसेप्टिव बनाती है और हमारे पेशेंट का कॉपरेशन एनहांस करती है। इमोशंस पेशेंट के द्वारा दिए गए वो इंडिकेशंस हैं जिससे हमें यह महसूस होता है कि पेशेंट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप पेशेंट से एम्पैथिकली कम्युनिकेट करते हैं तो अपना ध्यान पेशेंट के इमोशंस और उनके पीछे छिपी ज़रूरतों पर फोकस करें, बजाय यह सोचने के कि आप उनसे किस तरह से डील करेंगे। इससे आप जजमेंटल होने और पेशेंट या रिलेटिव के साथ होने वाले किसी भी कन्फ्लिक्ट से बच पाएंगे। एक दिन में कोई भी एम्पैथिक कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सीलेंट नहीं बनता। अगर हम रोज़ अपने बिहेवियर में एम्पैथी लाने की कोशिश करें तो धीरे धीरे यह हमारी आदत में आ जाएगा और इससे हमारा और हमारे पेशेंट का सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।